21 मई 1991 भारत के इतिहास की वो रात जिसे चाहकर भी कोई भुला नहीं सकता। देश में चुनावी सभाओं का शोर था, लेकिन उसी शोर के बीच एक खामोश साजिश अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। एक ऐसी साजिश जिसकी जड़ें भारत में नहीं, समुद्र पार श्रीलंका के घने जंगलों में फैली हुई थीं। एक पल, बस एक पल का धमाका और फिर धुआं, चीखें, लहू और सन्नाटा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले राजीव गांधी की जिंदगी का अंत एक मामूली सी दिखने वाली लड़की इतनी बेरहमी से लिख देगी। लेकिन सवाल यह है, उस रात सिक्योरिटी कैसे फेल हो गई? कौन था वो चेहरा जो मुस्कुराते हुए मौत बनकर आया? वो कैमरा क्या देख रहा था जिसने कातिलों की पहचान दुनिया के सामने ला दी? और वो आखिरी 30 सेकंड जब मौत धीरे धीरे कदम दर कदम उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। आज हम खोलेंगे उस साजिश का हर पन्ना, हर झूठ, हर राज। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वीडियो का एक भी सेकंड आप मिस नहीं कर पाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब भारत की राजनीति में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। साल था 1991 और देश में आम चुनाव का माहौल था। हर तरफ रैलियां हो रही थीं और राजीव गांधी, जो देश के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, वो दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि उनकी मौत की तारीख तय की जा चुकी है, और वो भी किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि उसी संगठन के द्वारा जिसे कभी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं LTTE की। श्रीलंका के वो खूंखार टाइगर्स जो अपने दुश्मन को माफ करना जानते ही नहीं थे। जाफना के घने जंगलों में बैठा LTTE का सुप्रीम कमांडर प्रभाकरन एक बात से बहुत डरा हुआ था। उसे डर था कि अगर राजीव गांधी दोबारा पावर में आ गए तो वो फिर से IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेज देंगे। 80 के दशक में जब भारतीय सेना वहां गई थी तो LTTE को बहुत नुकसान हुआ था और प्रभाकरन वो इतिहास दोबारा दोहराना नहीं चाहता था। कहते हैं ना कि सांप को अगर छेड़ा जाए तो वो डसता जरूर है। प्रभाकरन ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों को बुलाया और एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने एक भयानक कॉन्स्पिरेसी को जन्म दिया। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि राजीव गांधी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना LTTE के खात्मे का सिग्नल है, इसलिए उनका मरना जरूरी है। यह मिशन कोई आम मिशन नहीं था, ये एक सुसाइड मिशन था। इसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अपनी जान की बाजी लगाने से पहले एक बार भी न सोचें। यहीं से एंट्री होती है उस साजिश के मुख्य किरदार की, जिसे दुनिया बाद में वन आइड जैक यानी सिवरासन के नाम से जानने वाली थी। सिवरासन, जिसका असली नाम रघुवरन था, वो एक शातिर दिमाग वाला इंसान था। वो जानता था कि राजीव गांधी तक पहुंचना लोहे के चने चबाने जैसा है, क्योंकि वो देश के सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड इंसान थे। उनकी सिक्योरिटी भेदना नामुमकिन था। लेकिन सिवरासन ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं बल्कि धोखे का इस्तेमाल होना था। उसने तय किया कि वो राजीव गांधी को मारने के लिए किसी बंदूक या स्नाइपर का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो एक ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा। एक ऐसा बॉम्ब जो चलता फिरता हो और जिस पर किसी को शक भी ना हो। उसने इस काम के लिए औरतों को चुना, क्योंकि भारत में औरतों की तलाशी बहुत नरमी से ली जाती है और बड़े नेताओं के पैर छूना एक आम परंपरा है। साजिश की बिसात बिछ चुकी थी। समुद्र के रास्ते एक नाव चुपचाप तमिलनाडु के तट पर आ रुकी। उस नाव से कुछ लोग उतरे जिनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी। वो भारत की जमीन पर कदम रख चुके थे और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद था, राजीव गांधी की हत्या। ये लोग आम शरणार्थियों की तरह भीड़ में घुल मिल गए ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। वो जानते थे कि एक छोटी सी गलती उनके पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। चेन्नई में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया और वहां के लोकल लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। उन्हें लोकल सपोर्ट की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने नालिनी नाम की एक भारतीय महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाया। नालिनी को अंदाजा भी नहीं था कि वो किस दलदल में फंसने जा रही है। धीरे धीरे मौत का सामान जमा किया जाने लगा। साजिश अब अपने दूसरे पड़ाव पर थी। सिवरासन ने अपनी टीम तैयार कर ली थी। इस टीम में सबसे अहम मोहरा थी धनु। धनु LTTE की एक कट्टर समर्थक थी, जिसके दिल में नफरत की आग जल रही थी। उसे ही ह्यूमन बॉम्ब बनने के लिए चुना गया था। उसके साथ थी शुभा, जो बैकअप के लिए थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बॉम्ब को शरीर पर कैसे छिपाया जाए और सिक्योरिटी को चकमा कैसे दिया जाए। इसके लिए एक स्पेशल डेनिम की बेल्ट तैयार की गई। ये कोई आम बेल्ट नहीं थी। इसमें 6 ग्रेनेड रखे गए थे और हर ग्रेनेड में 80 ग्राम RDX भरा हुआ था। RDX एक ऐसा विस्फोटक है जो लोहे को भी मोम की तरह पिघला सकता है, और इसे और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए इसमें 2 mm के हजारों लोहे के छर्रे यानी पैलेट्स भरे गए थे। मकसद साफ था, धमाका होते ही ये छर्रे गोलियों की रफ्तार से निकलेंगे और आसपास खड़े हर इंसान के शरीर को छलनी कर देंगे। सिवरासन बहुत ही शातिर खिलाड़ी था। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने राजीव गांधी की हत्या से पहले एक रिहर्सल करने का फैसला किया। जी हां, आपने सही सुना।
7 मई 1991 को वीपी सिंह की एक रैली में ये कातिल गैंग अपनी तैयारी परखने गया। वहां धनु ने वीपी सिंह के पैर छुए और सिवरासन ने यह नोट किया कि सिक्योरिटी वाले औरतों को नेताओं के पास जाने से नहीं रोकते। ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उन्हें उनकी साजिश का लूप होल मिल चुका था। अब बस इंतजार था उस तारीख का जब राजीव गांधी तमिलनाडु आने वाले थे, और वो तारीख तय हुई 21 मई। जैसे जैसे दिन पास आ रहा था, सिवरासन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे हर पल ये डर था कि कहीं कोई चूक न हो जाए। उसने अपनी टीम को सख्त हिदायत दी थी कि वो आपस में भी कम से कम बात करें। इधर दिल्ली में राजीव गांधी अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। उन्हें कई बार इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आगाह किया था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन राजीव गांधी तो जनता के नेता थे। वो लोगों से मिलना, उनसे हाथ मिलाना और उनके बीच रहना पसंद करते थे। उन्हें अपनी सिक्योरिटी का ये घेरा एक पिंजरे जैसा लगता था, जिसे वो बार बार तोड़ने की कोशिश करते थे। शायद यही वो बात थी जिसका फायदा सिवरासन उठाना चाहता था। 21 मई की सुबह सूरज एक नई उम्मीद के साथ निकला था, लेकिन किसे पता था कि ढलते सूरज के साथ एक युग का अंत होने वाला था। उस दिन राजीव गांधी को विशाखापट्टनम से चेन्नई जाना था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उनके विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। वो वहीं रुक गए। अगर वो विमान ठीक नहीं होता तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। लेकिन कुछ देर बाद विमान ठीक हो गया और वो चेन्नई के लिए उड़ चले। इधर चेन्नई में सिवरासन, धनु और शुभा पूरी तरह तैयार थे। धनु ने अपने कुर्ते के नीचे वो मौत की बेल्ट पहन ली थी। उसने उसके ऊपर एक नारंगी और हरे रंग का सलवार कमीज पहना ताकि बेल्ट दिखाई न दे। उसने जानबूझकर चश्मा लगाया ताकि वो एक पढ़ी लिखी और भोली भाली लड़की लगे जिस पर पुलिस को रत्ती भर भी शक ना हो। सिवरासन ने भी एक पत्रकार का भेष बनाया। उसके साथ हरिबाबू नाम का एक फोटोग्राफर था, जिसे ये नहीं पता था कि वो अपनी मौत की फोटो खींचने जा रहा है। हरिबाबू को सिर्फ ये कहा गया था कि उसे राजीव गांधी की फोटो खींचनी है। शाम होते होते ये पूरा ग्रुप बस पकड़कर श्रीपेरम्बदूर के लिए निकल पड़ा। बस में बैठे हुए धनु बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर मौत का जरा भी खौफ नहीं था। वो जानती थी कि आज रात वो खुद को उड़ा देगी, लेकिन अपने साथ उस इंसान को भी ले जाएगी जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। 21 मई की शाम श्रीपेरम्बदूर में एक अजीब सी उमस और गर्मी थी। वहां एक पुराना मंदिर का मैदान था जहां रैली होनी थी। ये जगह चेन्नई से करीब 40 किलोमीटर दूर थी। वहां भीड़ जमा होने लगी थी। लोग अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। मंच सजा जा चुका था और लाउडस्पीकर पर देशभक्ति के गाने बज रहे थे। लेकिन उस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ तबाही का मंजर देखने आए थे। सिवरासन और उसकी टीम वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने देखा कि वहां का सिक्योरिटी इंतजाम बहुत ही ढीला था। उस समय मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल इतना आम नहीं था और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ रस्सियां बांधी गई थीं। औरतों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया था, जहां से वो सीधे उस रास्ते पर जा सकती थीं जहां से राजीव गांधी को गुजरना था। यह देखकर सिवरासन की आंखों में एक चमक आ गई। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। रात के करीब 10 बज रहे थे। राजीव गांधी का काफिला श्रीपेरम्बदूर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में जगह जगह लोग उनकी गाड़ी रोककर उनका स्वागत कर रहे थे। राजीव गांधी भी मुस्कुराते हुए सबसे मिल रहे थे। वो बहुत थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान अब भी थी। इधर रैली स्थल पर सिवरासन ने अपनी पोजीशन ले ली थी। वो मंच के पास ही खड़ा था। धनु और शुभा भीड़ में औरतों के बीच खड़ी थीं। हरिबाबू कैमरा लेकर तैयार था। उसने सिवरासन के इशारे का इंतजार करना शुरू किया। तभी एक अजीब वाकया हुआ। वहां एक महिला सब इंस्पेक्टर अनुसुईया खड़ी थी। उनकी नजर धनु पर पड़ी। उन्हें धनु के खड़े होने का तरीका कुछ अजीब लगा। वो धनु की तरफ बढ़ी और उससे पूछा कि तुम यहां क्यों खड़ी हो। उस पल सिवरासन की धड़कनें रुक गई होंगी। अगर अनुसुईया ने धनु की तलाशी ले ली होती तो बेल्ट पकड़ी जाती और ये साजिश नाकाम हो जाती। लेकिन तभी वहां एक और महिला आई और उसने कहा कि ये मेरी बेटी है, ये राजीव जी को माला पहनाना चाहती है। अनुसुईया वहां से हट गई। किस्मत का ये खेल देखिए, मौत दरवाजे पर खड़ी थी और उसे अंदर आने का रास्ता मिल गया। 10:30 बज चुके थे। अचानक शोर बढ़ा। सायरन की आवाज गूंजने लगी। राजीव गांधी आ चुके थे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, भीड़ ने उन्हें घेर लिया। जिंदाबाद के नारे लगने लगे। आतिशबाजी होने लगी। उस शोर में किसी को अंदाजा नहीं था कि असली धमाका अभी होना बाकी था। राजीव गांधी धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ रहे थे। वो एक रेड कारपेट पर चल रहे थे। लोग उन्हें मालाएं पहना रहे थे, शॉल उड़ा रहे थे। सिवरासन ने दूर से धनु को इशारा किया। ये इशारा था मिशन को अंजाम देने का। धनु भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी। उसके हाथ में चंदन की लकड़ी की माला थी। वो बिल्कुल शांत थी। उसके कदम सधे हुए थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रात के 10:10 हो चुके थे। राजीव गांधी रेड कारपेट पर चलते हुए मंच के करीब पहुंच रहे थे। वो पुरुषों वाले सेक्शन से निकलकर अब महिलाओं वाले सेक्शन की तरफ बढ़े। वहां बहुत सारी महिलाएं और बच्चे खड़े थे। उसी भीड़ में कोकिला नाम की एक छोटी बच्ची एक हिंदी कविता सुनाने के लिए खड़ी थी। राजीव गांधी रुके और बड़े प्यार से उसकी कविता सुनी। उन्होंने उस बच्ची के सर पर हाथ फेरा। ये उनकी जिंदगी का आखिरी वो पल था जब उन्होंने किसी बच्चे को प्यार किया था। इसके बाद वो आगे बढ़े। तभी धनु उनके सामने आ गई। उसने हाथ में वो चंदन की माला पकड़ी हुई थी। एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने धनु को रोकने की कोशिश की। उसने धनु को पीछे धकेला।
लेकिन राजीव गांधी ने उस कांस्टेबल को रोका और कहा कि उसे आने दो। ये शब्द राजीव गांधी के आखिरी शब्द साबित हुए। उन्होंने खुद अपनी मौत को पास बुलाया था। उन्होंने सोचा कि यह भी कोई आम प्रशंसक है जो उनका सम्मान करना चाहती है। धनु आगे बढ़ी और उसने राजीव गांधी के गले में वो माला पहना दी। फिर वो उनके पैर छूने के लिए नीचे झुकी। ये वो पल था जब वक्त जैसे थम सा गया था। राजीव गांधी उसे उठाने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए थोड़ा झुके। ठीक उसी पल धनु ने अपनी बेल्ट पर लगे उस स्विच को दबा दिया। एक बहुत तेज फ्लैश हुआ, जैसे 1000 बिजलियां एक साथ कड़की हों, और फिर एक कान फोड़ देने वाला धमाका। 10:21 पर सब कुछ खत्म हो गया। वो धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़े लोगों के शरीर के चिथड़े उड़ गए। धुएं का एक बड़ा गुबार उठा और वहां सिर्फ अंधेरा छा गया। उस धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनी गई। कुछ पलों तक वहां सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो चीखों से भी ज्यादा भयानक होता है। और फिर शुरू हुई भगदड़। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। हवा में जले हुए मांस और बारूद की गंध फैल गई थी। पुलिस वाले जो कुछ देर पहले तक भीड़ को संभाल रहे थे, वो खुद अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उस धमाके ने सिर्फ एक नेता को नहीं मारा था, बल्कि उसने भारत की उम्मीदों को भी उड़ा दिया था। मंच पर जो कांग्रेसी नेता खड़े थे, वो बदहवास होकर नीचे भागे। जब धुआं थोड़ा छटा तो वहां का मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल जाता। लाशें बिछी हुई थीं, खून से सनी जमीन पर कहीं किसी का हाथ पड़ा था तो कहीं किसी का पैर, और उन सब के बीच एक ऐसा चेहरा था जिसे पूरा देश पहचानता था। राजीव गांधी का शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था। वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे। उनके कपड़े और उनके जूते ही उनकी पहचान का जरिया बचे थे। वो लोटो ब्रांड के स्पोर्ट्स शूज जो वो अक्सर पहना करते थे। उस भयानक रात ने एक हंसते खेलते इंसान को मांस के लोथड़े में बदल दिया था। सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? आखिर उस ह्यूमन बॉम्ब को इतने करीब जाने कैसे दिया गया? ये सवाल आज भी हवा में तैरते हैं। धमाके के बाद का मंजर इतना भयावह था कि उसे बयान करना भी मुश्किल है। श्री पेरम्बदूर का वो मैदान अब एक शमशान बन चुका था। कुल 16 लोगों की जान गई थी, जिसमें राजीव गांधी के साथ साथ वो पुलिस वाले भी थे जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे। और धनु, वो तो उस धमाके का केंद्र थी। उसका सिर्फ सर और धड़ का एक छोटा सा हिस्सा ही बचा था। बाकी शरीर हवा में गायब हो चुका था। जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची, हड़कंप मच गया। देश में शोक की लहर दौड़ गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राजीव गांधी अब नहीं रहे। लेकिन अब सवाल यह था कि यह किया किसने? पुलिस और जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं। सीबीआई की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया, जिसका जिम्मा डीआर कार्तिकेयन को सौंपा गया। यह भारत के इतिहास की सबसे मुश्किल जांच होने वाली थी, क्योंकि कातिल कोई सुराग छोड़कर नहीं गया था, ऐसा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक गलती जरूर करता है। और यहां वो गलती थी एक कैमरा। जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स घटनास्थल की जांच कर रहे थे तो उन्हें एक लाश के पास एक कैमरा मिला। ये लाश हरिबाबू की थी। हरिबाबू को भी नहीं पता था कि वो धमाके की जद में आ जाएगा। धमाके के असर से कैमरा तो जल गया था, लेकिन उसके अंदर की फिल्म रोल अभी भी सुरक्षित थी। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। एसआईटी ने उस फिल्म को डेवलप किया और जैसे ही वो तस्वीरें सामने आईं, जांच अधिकारियों की आंखों के सामने पूरी साजिश की तस्वीर साफ हो गई। उन तस्वीरों में धनु साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में माला थी। शिवरासन भी भीड़ में खड़ा दिखाई दे रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ बता रही थीं कि वो कितना तनाव में था। और सबसे अहम तस्वीर वो थी जिसमें धनु राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुक रही थी। यह दुनिया का पहला ऐसा केस था जहां कातिल ने अपनी ही जुर्म की तस्वीरें खुद खिंचवाई थीं। हरिबाबू की वो तस्वीरें अब इस केस का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थीं। इन तस्वीरों के जरिए एसआईटी ने एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। उन्हें पता चला कि यह काम एलटीटीई का है। अब शुरू हुआ एक बहुत बड़ा मैनहंट। पुलिस को शिवरासन और उसके साथियों की तलाश थी। पूरे देश में नाकाबंदी कर दी गई। हर तरफ उनके पोस्टर लगा दिए गए। शिवरासन जो मास्टरमाइंड था, वो धमाके के बाद वहां से भाग निकला था। वो एक ऑटो रिक्शा लेकर चेन्नई वापस आया और वहां से बेंगलोर भागने की फिराक में था। वो जानता था कि अब भारत में उसका बचना नामुमकिन है। वो वापस श्रीलंका भागना चाहता था, लेकिन समंदर के रास्ते पर इंडियन नेवी का कड़ा पहरा था। वो भारत में ही फंसकर रह गया था। एसआईटी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। वो जहां भी जाता, पुलिस उसके पहुंचने से बस कुछ देर पहले या बाद में पहुंचती। ये चूहे बिल्ली का खेल कई दिनों तक चला। कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। अगस्त 1991। धमाके को 3 महीने बीत चुके थे। एसआईटी को एक पुख्ता खबर मिली कि शिवरासन और उसके साथी बैंगलोर के कोनाकुंटे इलाके में एक घर में छिपे हुए हैं। पुलिस ने बिना वक्त गवाए उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। यह एक रिहायशी इलाका था, इसलिए पुलिस सीधे गोलीबारी नहीं करना चाहती थी। शिवरासन को पता चल चुका था कि अब खेल खत्म हो चुका है। वो चारों तरफ से घिर चुका था। एलटीटीई के लड़ाकों की एक कसम होती थी कि वो कभी भी जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे। वो हमेशा अपने गले में साइनाइड का कैप्सूल पहनते थे, जिसे वो कुप्पी कहते थे। पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। लाउडस्पीकर पर ऐलान किया गया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की तो अंदर से गोलियां चली। यह एनकाउंटर काफी देर तक चला, लेकिन फिर अचानक अंदर से गोलियां चलनी बंद हो गईं। एक गहरा सन्नाटा छा गया।
जब कमांडोज अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वहां 7 लाशें पड़ी थीं। सिवरासन ने अपने ही माथे पर गोली मार ली थी। उसका आधा सर उड़ चुका था। शुभा और बाकी साथियों ने साइनाइड खा लिया था। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। वो सभी मर चुके थे, लेकिन जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आए। इस तरह राजीव गांधी की हत्या के मास्टरमाइंड का अंत हुआ। लेकिन इस साजिश ने कई सवाल खड़े कर दिए। बाद में अदालत ने 26 लोगों को मौत की सजा सुनाई। हालांकि बाद में कुछ की सजा कम कर दी गई। नलिनी, जो इस साजिश में शामिल थी और जिसने धनु और बाकियों को अपने घर में पनाह दी थी, उसकी मौत की सजा को भी बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया, क्योंकि सोनिया गांधी ने उसे माफ कर दिया था। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस भरोसे के कत्ल की। ये कहानी है उस नफरत की जो इंसान को अंधा बना देती है। राजीव गांधी की हत्या ने भारत की राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया जिसे भरना आज तक मुश्किल है। उस रात अगर सुरक्षा में थोड़ी सी भी सख्ती बढ़ती जाती, या अगर वो फ्लाइट लेट न होती, तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? वो लोटो के जूते, वो आखिरी मुस्कान और वो भयानक धमाका आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, एक काले अध्याय की तरह। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।